वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन से मुतालिक आदाद व शुमार फराहम करने के लिए बनाए गए डैश बोर्ड पर अदम एतमाद का इजहार। डैश बोर्ड को एक हफ्ते में बैनुल-अक़वामी मयार और कौमी ज़रूरियात के मुताबिक मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। शफाफियत के साथ आलमी बरादरी के एतमाद के लिए भी सही आदाद व शुमार अहमियत के हामिल हैं। डैश बोर्ड कौम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। मोहम्मद शहबाज शरीफ। सैलाब से होने वाले नुकसानात के ताज़ा आदाद शुमार जारी। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर फ्लैश अपील जारी कर रहे हैं। फ्लैश अपील में नुकसानात से निपटने की ताज़ा हिकमत अमली वज़ह की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पाकिस्तानी इमदाद की अपील 5 गुना बढ़ा दी। इमदाद $16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दी गई। बदतरीन सैलाब के बाद पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में इजाफा तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के राब्ताकार जूलियन हॉर्नेस की जेनीवा में न्यूज़ ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया भर से इमदाद का सिलसिला जारी। तुर्किया से इमदादी सामान की 15वीं परवाज कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। यूनिसेफ की जानिब से भी इमदादी सामान की 4थी परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। दोस्त ममालिक और आलमी इदारों की जानिब से इमदाद लेकर 135 परवाजें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए चारों सूबों में हेल्थ कैंप्स फाल। मजमूई तौर पर 5602 मरीजों को तिब्बी इमदाद फ्राहम। बच्चों को हिफाजती टीके, पोलियो से बचाव के लिए कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत सैलाब मुतासरीन को सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन फैसल अल सानी की मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात पर जोर। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। डॉलर ₹1.99 सस्ता हो गया। इंटर बैंक में डॉलर ₹225.26 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 41,000 से ज़ायद पर पहुंच गया। इमरान खान ने मुल्क में इंतशार की सियासत को फरोग़ दिया। इमरान खान को साइफर से मुताल्लिक झूठ बोलने पर सजा होनी चाहिए। पंजाब की मौजूदा हुकूमत का चेहरा जल्द अवाम के सामने लाएंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का वज़ीर आज़म, वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट और मीडिया के नाम खत। छाती के कैंसर के बारे में आगाही मुहिम में ताउन की अपील। आगाही मुहिम में पसमानदा तबके, सैलाब ज़दा इलाकों के ख़वातीन पर भी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। खत का मतन। मुल्क भर में कोरोना के 16 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.23% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस से मुतासरा 46 अफराद की हालत अब भी तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 6,870 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। कौमी इदारा सेहत। रूसी पार्लियामेंट की यूक्रेन के 4 इलाकों को ज़म करने की मंजूरी। ये मंजूरी खरसोन, डोनेट्स्क, लुहांस्क और ज़ापोरिशिया में रेफरेंडम के बाद दी गई। ज़म करदा इलाकों का रकबा यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल और बल्गारिया से ज़्यादा है। यूक्रेन और मगरबी ममालिक ने रेफरेंडम को मुस्तरद कर दिया। शुमाली कोरिया का जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। मिसाइल बहरुल में जा गिरा। जापान और जनूबी कोरिया की शदीद मजम्मत। गरचा ये मिसाइल लॉन्च मुमकिन तौर पर एक तजर्बा था, ताहम जापान के वज़ीर आज़म ने मिसाइल फायरिंग के वाक़े को वहशियाना इक़दाम करार दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर का अमरीका और इसराइल पर मुल्क में जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहरों को हवा देने का इल्ज़ाम। नौजवान खातून की हलाकत पर हमें दिली अफसोस हुआ है, मगर जिस तरह कुछ लोगों ने बगैर तफ्तीश और सबूत के सड़कों पर खौफ व हिरास पैदा किया, वो अमल भी दुरुस्त नहीं है। आयतुल्लाह अली खामेनेई। मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया।
क्यों न इकरार करूं, मेरा प्यार याद। नामवर गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। 500 से जायद फिल्मों के लिए आवाज़ का जादू जगाने वाले मसूद राना के गाए मिली नगमों ने भी धूम मचाई। उर्दू और पंजाबी प्लेबैक सिंगर्स की फहरिस्त में इनका नाम हमेशा मुमताज़ रहेगा। बांग्लादेश में खवातीन T20 एशिया कप आज भी 2 मैचेस। पहले मैच में श्रीलंका ने थाईलैंड को 49 रन से हरा दिया। श्रीलंका के 156 रन के जवाब में थाईलैंड की टीम 5 विकेटों पर 107 रन बना सकी। आज के दूसरे मैच में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की टीमें मध्य मुकाबिल। इवेंट के मैचेस देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। यूरोपियन फुटबॉल लीग्स के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लीस्टर सिटी की नॉटिंघम फॉरेस्ट को एकतरफा मुकाबले के बाद 4 गोल से शिकस्त। जेम्स वॉटसन के 2 गोल। स्पेनिश लीग ला लिगा में रॉयो वलेकानो ने एल्चा CF को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। Than those present here, because Chinese-Pakistan friendship is deep. We've had a long, very strong relationship, and it is further cemented by people's friendship. The governments have been friends, whichever government is there, and the people are very dear friends to each other. तो जनाब अली, तिजारत के ऊपर पहले बात हो रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, और मैं समझता हूँ कि ये उसी कहानी का सिलसिला है जिस कहानी के अंदर हमारे ताल्लुक़ात 50 और 60 की दहाई से बेहतर होना शुरू हुए। तिजारत आपने नाम भी सुना होगा, उसकी हिस्ट्री पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है वो भी पुरानी है। तिजारत बताते ख़ुद बहुत पुरानी है, मेरे ख़्याल से 1-1.5 लाख साल पहले से किसी न किसी अंदाज से होती थी, और बुनियादी तौर पर बार्टर के तौर पर होती थी कि ये तुम लो और ये तुम दो, और जो चीज़ बड़ी अनोखी कहीं होती थी उसकी उतनी ही कीमत ज़्यादा कहीं और होती थी। तो और इसकी इतनी अहमियत थी कि ग्रीक हर्मीस, जो ग्रीक रिलीजन का खुदा था, वो भी तिजारत का खुदा था। बहुत सारे रूट्स बनते चले गए। जो लोग अरबिस्तान के इलाके से हैं तो पेत्रा वो रास्ता था जहाँ पर जिसके थ्रू नीचे नॉर्थ साउथ सऊदी अरब के अंदर भी तिजारत होती थी। फिर एक सिल्क रूट था, तो तकरीबन 6,500 किलोमीटर वाला सिल्क रूट था, और इसका सिलसिला जो था ना सिल्क रूट का, वो एक सगदिया के नाम से एक मुल्क समझ लीजिए या एक ताकत समझ लीजिए जो इस एरिया के अंदर थी, अमू दरिया और सिर दरिया के दरमियान, जिसके अंदर काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये सारे इलाके थे। तो चाइना से ट्रेड और सिल्क रूट के एतबार से, सिल्क इस वजह से मशहूर कि सिर्फ चाइना के अंदर बनता था, और बड़े ख़ास तौर पर एहतियात की जाती थी कि इसकी कॉपीराइट जो है ना वो कहीं और ना जाए। ज़ाहिर है अपनी स्किल्स को और अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के एतबार से। तो ये मगरिब और मशरिक़ के दरमियान ये तिजारत थी, और इसी तिजारत के अंदर वो जो मुसाफिर थे उनके लिए रास्ते बनते थे, मुसाफिरों के ठहरने के लिए जगह बनती थी, और स्पाइस ट्रेड ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इसी रास्ते के ज़रिए होती रही। और तिजारत ही वो बुनियाद बनी कि शुरू में बार्टर हुआ, फिर उसके बाद वैल्यूबल्स का एक्सचेंज हुआ, एक अलग मॉनेटरी सिक्का बन गया। सिक्के की वैल्यू बताते ख़ुद सोने के एतबार से, कॉपर के एतबार से, चांदी के एतबार से बनी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पेपर करेंसी में तब्दील हुआ। और वेनिस वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्लीपिंग पार्टनर वाली ट्रेड डेवलप हुई, नंबर 1। और ये लेटर ऑफ क्रेडिट और नोट्स, प्रॉमिसरी नोट्स, जो आपका कागज़ है करेंसी, वो प्रॉमिसरी नोट है कि इसको कहीं सबमिट करोगे तो एक ज़माने में इसके ऊपर लिखा जाता था कि इसके बदले तुम्हें सोना दे दिया जाएगा, बिकॉज दैट वाज द बेस वैल्यू एंड बेस करेंसी। तो ये कागज़ और ये मॉनेटरी कैफियत करती क्या है,
ये गुड्स की वैल्यू को और मज़दूर की वैल्यू को दोनों को ये अपने अंदर समो लेती है, ताकि कहीं बजाय इसके कि सिर्फ बार्टर हो और कोई चीज़ बेचो और ख़रीदो, साथ साथ उसकी नेगोशिएशन हो, तो बेचना और ख़रीदना दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई, तो क्योंकि सिक्का मौजूद था। और यही अब तरक्की करता जा रहा है। देखें, मौजूदा ज़माने के अंदर करेंसी अब डिजिटल करेंसी में बदल गई, अब एक्चुअल पेपर करेंसी भी ख़त्म होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर चाइना जिसने इसमें बड़ी प्रोग्रेस की इसके अंदर, कि वो डिजिटल करेंसीज पर आ गए, लोग एक्चुअल कैश लेकर तकरीबन कहीं नहीं जाते। जो अगर कोई पैसे भी मांग रहा होता है तो अपना QR कोड रख लेता है कि जी तुम इसकी तस्वीर लेकर और मुझे पैसे भेज दो। तो इस तरह से तिजारत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, आसान किया जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को आसान किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आप जेब में पैसे लेकर चलें, आप डिजिटल करेंसी के एतबार से उसको इस्तेमाल करें। मैं ये समझता हूँ कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी सिल्क रूट की एक कड़ी है, पुरानी कड़ी रिवाइव हो रही है। और अगर आप ये काशगर से लेकर और हुंजा के ज़रिए होते हुए ग्वादर जाएँ, तो हुंजा वैली के अंदर जिस तरफ ये कराकोरम हाईवे बनाए, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर आपको उसके आसार मिलते हैं जो सिल्क रूट था और सड़क थी, बिल्कुल अपोजिट माउंटेन्स पर। तो मैं समझता हूँ कि एक पुराने ताल्लुकात को इसने जन्म दिया। अब जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की दागबेल डाली गई, तो वो इस अंदाज से डाली गई कि सिर्फ यही नहीं कि एक रास्ता बन जाए कम्युनिकेशन का, और चाइना के प्रोविंस का जो बिल्कुल चाइना के वेस्ट पर है मगर समंदर से दूर है, उसको भी, उसकी प्रोड्यूस को, उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को भी रास्ता समंदर के ज़रिए मिले, और दोस्त मुल्क के ज़रिए मिले तो कितना ही अच्छा है, समंदर के ज़रिए रास्ता मिले। उसके अलावा ये कोऑपरेशन एनर्जी सेक्टर में हुआ, मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर बना, ये फिज़िकल कॉरिडोर बना रास्ते के तौर पर ट्रांसपोर्ट के लिए, गुड्स के लिए, और इकोनॉमिक कॉरिडोर बना कि पाकिस्तान की जो उस वक्त प्रायोरिटी थी, एनर्जी शॉर्टेज था, तो एनर्जी शॉर्टेज के हवाले से एनर्जी के अंदर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आया। अच्छा, होता ये है, आपने कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों कहा जा रहा है, कि मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी रास्ता कहीं से निकल जाए, नई सड़क निकल जाए, कुछ दिनों में आप देखते हैं कि उसके गिर्द होटल बन जाते हैं, उसके गिर्द गिर्द रहाइशें बन जाती हैं, उसके इर्द गिर्द कोई ना कोई फैक्ट्री लग जाती है, वहाँ की ज़मीन की कीमत बेहतर हो जाती है कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल रास्ते के अंदर मौजूद है। तो रहाइश और कमर्शल वेंचर्स के एतबार से भी। और एक और काम हुआ कि चाइना ने जब अपनी इकोनॉमिक रीथिंकिंग की, तो उसने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 4 बनाए, बाद में वो 5 हो गए। 2-3 चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दी, जिसके मुतालिक मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी दे रहा है और सीख रहा है। एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और वही चीज़ आप ये देखिए कि दुबई और हर जगह जहाँ जहाँ रिपीट हुई, वहाँ पर तरक्की बन गई कि जी जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको भी, और जो लोकल इन्वेस्टर है उसको भी उन जोन्स के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिल जाए और टैक्सेशन रिलीफ मिल जाए। मोहतरम एम्बेसडर साहब ने शेंज़ेन की बात की। शेंज़ेन वो शहर है, जैसे ग्वादर के अंदर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, शेंज़ेन वो शहर है जिसको ऑलमोस्ट फ्रॉम अ विलेज 20 साल के अंदर एक बड़ा खूबसूरत इंडस्ट्रियल सिटी बन गया, जिसको मैंने शायद आज 6, 7, 8 साल पहले या 10 साल पहले उसको भी मैंने विज़िट किया। तो ये अंदाज़ जो है फास्ट चेंज का, ये इसी अंदाज से मुमकिन है जब 3-4 चीज़ों का हम एहतमाम करें। पहला एहतमाम इस बात का कि इंसेंटिव्स दी जाए, सिर्फ लोकल्स को नहीं, इंटरनेशनली इंसेंटिव्स दिया जाए कि तुम आओ और इन्वेस्ट करो। एक और चीज़ मैं भूल ना जाऊं कि चाइना ने एक बहुत बड़ा कमाल काम ये किया कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इनकरेज किया, जो 70% मईशत की बैकबोन बनती है। सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, बल्कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे काम, छोटे छोटे प्रोडक्शंस, घर के अंदर बैठे बैठे कॉटेज इंडस्ट्री बन गई। इनकी सिलिकॉन प्रोडक्शन ऑफ चिप्स एक्सेट्रा, हार्ड ड्राइव्स, चिप्स नहीं, हार्ड ड्राइव्स, चिप्स के लिए तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री चाहिए। हार्ड ड्राइव और इंस्ट्रूमेंट्स जो कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल हों, वो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर बनने लगे। पाकिस्तान भी
اسی طرح سے SMEs کو انکریج کرنا چاہتا ہے اور SMEs کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے فائنانس کے اعتبار سے۔ دوسرا جو اسپیشل اکنامک زونز کے بعد جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسینٹیوز دیں۔ اچھا انسینٹیوز کیسے؟ انسینٹیوز اس معنی کر کے کہ جو انویسٹر ہے وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکے۔ اس کو کیا چاہیے؟ آپ آسان کرتے ہیں، لونز دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ ایک آدمی گریجویٹ کرتا ہے مغرب اور مشرق میں، اب ہر جگہ اس کی امید پر اس کو قرضہ دیا جاتا ہے۔ ایک ڈینٹسٹ ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک پروفیشنل ہے، اس کی امید پر دیا جاتا ہے کہ تم 5 سال بنا کر یہ محنت کرو گے اور یہ پیسہ بناؤ گے تو تم 0 سے شروع کرو گے اور 10 پر پہنچو گے 5 سال میں۔ تو آج تم 10 لے لو تاکہ تم 10 سے شروع ہو، ہم تمہارے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ تم پروڈیوس کرو گے مارکیٹ میں۔ تو اس بھروسے کی بنیاد پر اس کو ایڈوانس میں بھروسے کے ساتھ اس کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ یہی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی کہانی ہے۔ تو انسینٹیوز، اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ زمین کی ضرورت ہے تو زمین سستی فراہم کر دی جائے، سارے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے SEZs میں، سارے انفراسٹرکچر کو دے دیا جائے۔ مگر جو وعدہ کیا جائے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وعدہ جو ہے اس کی وعدہ خلافی نہ ہو، پالیسیز نہ بدلیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ حکومت بدل سکتی ہے، جمہوریت ہے، مگر پالیسیز نہ بدلیں۔ جب پالیسیز بدلیں تو انویسٹر ڈسکریج ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی پالیسیز بدل جاتی ہیں تو ہمیں انٹرنیشنلی بھی ہم مشکل کا سامنا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریکو ڈگ پر ہم نے پالیسی بدلی ہے، جو کچھ بھی کیا ہم نہ وہاں سے 1 پیسے کی کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہوئی اور ہم ایک جرمانہ بھگت رہے ہیں جو غلط ہے، مگر یہ کہ ایگزیجریٹڈ جرمانہ ہے جس کے تھرو ہم گزر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پالیسیز نہیں بدلنی چاہیے، یہ انسینٹیوز کے اندر آئے گا۔ دوسری بات ایمبیسڈر صاحب نے کہی اور وہ یہ کہ سیکیورٹی آف پیپل ہو ورک دیر، اور بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کے اوپر بھی محنت کرتا ہے، اور جیسے جیسے پاکستان کا سیکیورٹی انوائرمنٹ بہتر ہوا، دہشت گردی کو ہم نے اپنے بارڈرز پر روک لیا۔ کریڈٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان اینڈ کریڈٹ ٹو آر فورسز کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا جو ہمارے مغرب کے اندر قومیں تباہ ہو گئیں اس چکر کے اندر، مگر پاکستان نے کیا، تو وہ سیکیورٹی اور لانگ ٹرم پالیسیز۔ میں پھر دوسری بات اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ چائنیز فوکس اپنی قوم کے ساتھ جو رہا وہی پاکستان بھی سیکھنا چاہتا ہے۔ کیا فوکس رہا؟ ایلیویشن آف پاورٹی، لکنگ آفٹر پیپلز ہیلتھ، یہ فوسائے ہیں چائنا کے۔ اچھا، ایلیویشن آف پاورٹی کے اندر اور لوگوں کی صحت کو دیکھنے کے لیے آپ نے سنا بھی ہوگا، اور کیونکہ میرا میڈیسن سے تعلق ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بیئر فٹ ڈاکٹرز بھی پروڈیوس کیا۔ انہوں نے کہا یہ 4-5 سال کا ڈاکٹر جو ہے یہ تو بڑا ٹائم لیتا ہے، وی نیڈ پیپل ارجنٹلی۔ تو انہوں نے 6-6 مہینے کے 1-1 سال کے کورسز کر کے، بڑی پاپولیشن ہے تو لوگوں کو زمین پر اتارا کہ قوم کی صحت کا خیال کرو۔ تو یہ وہ فوکس ہے کہ پیپل سینٹرک ہو۔ مثال کے طور پر آپ ہی کی حکومتوں نے کووڈ میں جو کامیابی حاصل کی تو وہ پاکستان کا پیٹرن اور چائنا کا پیٹرن، اور میں چائنا کووڈ کے دوران گیا تھا اور مجھے آج تک یاد ہے، تجارت کے حوالے سے ایک اینیکڈوٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ پریزیڈنٹ شی سے جب ہماری بہت لمبی ملاقات ہوئی، دن میں 3 میٹنگز ہوئیں اور تیسری میٹنگ دعوت پر تھی، کھانے پر تھی۔ اس کے اندر میں جب ٹریڈ کی بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ ایک بڑا مشہور چائنیز جنرل جو شاید آپ نہ جانتے ہوں، اس کا نام تھا زینگ ہی، اور وہ مسلمان تھا۔ اس کی تجارت کا آپ کو والیوم بتانا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں کولمبس اور یہ جو ایکسپلوررز نکلتے تھے تو یہ 2-3 کشتیوں کے اندر نکلتے تھے، اور اس میں حکومتیں انویسٹ کرتی تھیں، پورچوگال کی اور انگلینڈ کی اور اسپین کی، اور کہتے تھے تم دوسری قوموں میں جاؤ، اپنا جھنڈا بھی گاڑو اور تجارت کرو۔ بہت بڑا ایک سارے امریکاز کو ڈسکور کرنا، تجارت کرنا۔ پھر ہمارے ہاں بھی آ گئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے لبادے کے اندر آ کر ہمارے ہاں بڑا ایکسپلوٹیشن بھی ہوا۔ تو یہ اسپانسر کی 3-4 شپس۔ زینگ ہی had 300 ships، اتنا بڑا اس کا 300 ships، اور یہ 3 ماسٹ کی شپ ہوتی تھی، 3-4 لے کر نکلتے تھے، اور زینگ ہی کے پاس 300 ships پلس 4 ماسٹ والی شپس جس کے اندر 1000 یا 800 پیسنجرز ہو سکتے تھے۔ مگر جو خوبصورت بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو میں پریزیڈنٹ زینگ ہی سے، پریزیڈنٹ شی پنگ سے، اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا، اس وقت جب میں گفتگو شروع کی تو میں نام بھول گیا تھا ایڈمرل کا،
बस ये याद था कि एक बड़ा मशहूर चाइनीज़ एडमिरल था जो मुसलमान था, तो ही मेंशन दैट, बट देन ही मेड एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट एंड आई अग्री विद दैट। और मैंने भी उनसे कहा कि इसने 3 ट्रिप किए या 7 ट्रिप किए, समथिंग लाइक दैट, अप टू द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और किसी ट्रिप के अंदर कहीं झंडा नहीं गाड़ा, कहीं झगड़ा नहीं हुआ। सिर्फ सिलोन के जो स्ट्रीट था श्रीलंका वाला, वहाँ पर कभी रोका गया तो वहाँ कोई स्कर्मिश हुई, अदरवाइज सिर्फ ट्रेड की। तो प्रेसिडेंट शी पिंग ये कह रहे थे कि चाइना का कभी एग्रेसिव डिज़ाइन नहीं होता था बाहर के लिए, बल्कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी वो भी अपनी डिफेंसेस से, टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम द होर्ड्स ऑफ अटैक्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। खैर, दिस वाज जस्ट एन एनेक्डोटल इनपुट अबाउट the possibility and the fact that the experience of Chinese trade in such huge volumes precedes what we saw in the West, and it was without any skirmish everywhere. तो लिहाजा चाइना का जो एक्सपीरियंस पावर्टी एलिवेशन में, तो पहला स्टेज जो था वो ये था एनर्जी सेक्टर के अंदर, और उसके बाद फिर पावर्टी एलिवेशन के हवाले से वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम कि किस तरह से किया। तो मैं आपको मिसाल दे रहा था कि कोविड के दौरान चाइना इज़ अ वेरी सक्सेसफुल कंट्री इकोनॉमिकली, तो उनकी जेबें भी गहरी थीं, उन्होंने टोटल लॉकडाउन से कोविड को एड्रेस किया और बड़ी अच्छी तरह से किया दुनिया के अंदर, रिमार्केबल, क्रेडिट टू देम। और पाकिस्तान ने अपने अंदाज से हैंडल किया कि पाकिस्तान ने सोचा कि हमारी जेब भी इतनी गहरी नहीं है, लिहाजा हम टोटल लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड पाकिस्तान ने इनोवेटिव काम किया। दुनिया में पहला मुल्क था जिसने इस अंदाज से कोविड को एड्रेस किया। मस्जिदें हमने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खुली, तो आपकी कामयाबी हासिल हुई बिकॉज यू लुक्ड एट द पीपल, कि लोग मिजरी में ना हो। तो ये सारा डेवलपमेंट जो है ये तो लोगों की मिजरी ख़त्म करने के लिए है ना, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर करने के लिए, लोगों की सेहत बेहतर करने के लिए, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए कोऑपरेशन है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है पाकिस्तान में, यानी दुनिया का तीसरा या चौथा यूथ बल्ज है, इस सारे यूथ को एजुकेट कर कर आपने इन्वॉल्व करना है। तो मैं डिस्पाइट द फैक्ट कि हम फ्लड्स के थ्रू गुज़र रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दौर है। हमने आसमानी आफतों का मुकाबला किया, हमने ह्यूमन क्रिएटेड मुसीबतें, दहशतगर्दी का मुकाबला किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये कोऑपरेशन जो सीपेक के हवाले से है, तिजारत के अंदर, इस रीजन के अंदर बड़ी तिजारत होती थी। जिस तरह से मैंने स्पेन वेन का सबका जिक्र किया, उसी तरह से कलकत्ता बंगाल के अंदर बहुत बड़ी तिजारत के हवाले से एक सेंटर था, और वहाँ से अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर मुसलमान बंगाल की हुकूमत के अंदर बहुत बड़ी ट्रेड होती थी। तो हमें उम्मीद है सीपेक के हवाले से, सीपेक एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है और एक सब्सटैंशियल कोऑपरेटिव कैफियत भी है। जितने सुदूर से मैं मिलता हूँ सेंट्रल एशिया में, आपको बता नहीं सकता कितनी बेचैनी और कितने शौक़ से वो ये उम्मीद लगाते हैं कि जी हमारा जो रूट है वो भी खुल जाए, अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए, तो इनकी प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड एक्सपोजर मिले और वर्ल्ड की प्रोडक्ट्स को इस रूट के ज़रिए, क्योंकि यकीनन ग्वादर का पोर्ट ही वो रास्ता फराहम करेगा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए। बड़ी सख्त बेचैनी है। इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में अमन होगा, इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान का रिकन्स्ट्रक्शन होगा, और उसके साथ साथ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान के अंदर पावर्टी एलिविएशन, ये सारी चीज़ें कोलेस कर जाएंगी। फ़िलहाल ये अलग अलग पहिए आप मत समझिए, ये सीपेक बजाते ख़ुद एक कॉम्प्रिहेंसिव कैफियत है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी एबिलिटी, अपनी इंडस्ट्री, अपना ह्यूमन डेवलपमेंट, सब कुछ उसके साथ साथ चल रहा है। तो मैं अपने चाइना से आए हुए दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये हमारी जो पार्टनरशिप है ये हर सेक्टर के अंदर फलती और फूलती रहेगी, और पाकिस्तान इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी, और ख़ास तौर IT सेक्टर में भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्दी एक वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन इन द कमिटी ऑफ नेशंस शामिल हो जाएगा। तो शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात, आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर को कि इतना अच्छा ये सेशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और इससे यकीनन कोई प्रोडक्टिव चीज़ भी हासिल कर लेनी चाहिए और जिसको हम लेकर जाएं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम।
صدر ڈاکٹر عارف الوی گول میں اس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان چین تعلقات 50 اور 60 کی دہائی سے مضبوط ہونا شروع ہوئے۔ تجارت کے لیے دنیا میں مختلف راستے بنائے گئے۔ سلک روٹ پاکستان سے تجارت کے لیے بنایا گیا تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب متاثرین سے متعلق تازہ ترین اعداد و شمار فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے ڈیش بورڈ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ فلڈ ریلیف ڈیش بورڈ کو ایک ہفتے میں بین الاقوامی معیار اور قومی ضروریات کے مطابق مزید بہتر بنایا جائے۔ وزیر اعظم نے ڈیش بورڈ کا افتتاح مؤخر کرتے ہوئے کہا کہ صحیح اعداد و شمار، شفافیت اور عالمی برادری کے اعتماد کے لیے ضروری ہے۔ تفصیل جانیے محمد نوید اظہر سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو خاص طور پر سیلاب متاثرین کے لیے تیار کیے گئے ڈیش بورڈ کے بارے میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس نظام کے تحت دنیا کے کسی بھی حصے میں سیلاب متاثرین کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وزیر اعظم نے دوران بریفنگ ہی جب حکام سے مختلف شعبوں میں ہونے والے اقدامات سے متعلق استفسار کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اعداد و شمار تازہ ترین نہیں ہیں۔ جو انفارمیشن، جو ریلیونٹ انفارمیشن وہ نہیں ہے اور انٹرفیسنگ نہیں ہے، تو یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے؟ یہ ہاٹ سپاٹس، میں نے آپ کو ابھی یہ ہاٹ سپاٹ تھا، میں نے ان وے پوچھا کہ بھائی کہاں کلاؤڈ کی فارمیشن، رین خدا نہ خاصا کہاں ہو سکتی ہے، تو اگر وہ میٹ کو اگر آپ نے انٹرفیس نہیں کیا تو یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے؟ اس کی ریئل ٹائم انفارمیشن آ رہی ہو اس میں ڈیش بورڈ میں؟ ایک آئٹم بتا دیں کی کاغذ سے تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ وہ چیز نہیں جو کہ قوم چاہتی ہے یا میں اور آپ چاہتے ہیں، یہ تو وہ نہیں ہے بالکل۔ It lacks in many ways. It is deficient to our requirements. وزیر اعظم نے ڈیش بورڈ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاریخی سیلاب سے جس بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، اس کے حقیقی اعداد و شمار سے ہی متاثرین کے مسائل کو ٹھوس بنیادوں پر حل کیا جا سکتا ہے۔ اربوں کا نقصان ہو گیا، تو اگر ہم نے یہ ڈیش بورڈ جو ہے، اگر ہم نے اس قابل اس اسٹینڈرڈ کا نہ بنایا، ہماری کاپ ہونی ہے، ایجپٹ میں ہے، جنیوا میں ہو رہی ہے، پھر اور بھی آپ کے فورمز آنے ہیں، تو یہ اگر ڈیش بورڈ آپ کا اگر جو اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو اٹ ول ناٹ ریفلیکٹ دی کولوسل ڈیمیج دیٹ وی ہیو سفرڈ اینڈ آئی مین انارمس ایفرٹ وٹ وی آر میکنگ کلیکٹیولی۔ وزیر اعظم نے حکام کو بتایا کہ پنجاب میں ڈینگی کے دوران حقیقی اعداد و شمار کی فراہمی سے ہی اسے کنٹرول کیا گیا۔ میں ڈینگی کی بات کرتا ہوں، اف آئی وانٹڈ ٹو نو کہ ایز اے اسپیک کہاں پر جو ہاٹ سپاٹس ہیں، دے وڈ ٹیل می کہ جی یہ ہاٹ سپاٹس ہیں۔ باقاعدہ ان کا سسٹم تھا، وہ ٹیلی فون وہاں پر موجود تھے، موبائل فونز، لوگ تھے، دے وڈ ان ریئل ٹائم پاس آن دا انفارمیشن ٹو دا ڈیش بورڈ۔ تقریب میں ذمہ داران کی طرف سے کہا گیا کہ غلطی کی تصحیح کر لی جائے گی۔ آپ نے بالکل بیسک چیز پوائنٹ آؤٹ کی اور ہم سے مس لیپس ہو گیا سر۔ نہیں مطلب ایک تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں۔ جی سر، دیکھیں سیکٹر صاحب بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، آپ کو اس میں کوئی دو رائے نہیں، آئی وانٹ ٹو انکریج یو، لیکن وہ چیز بنائیں جس پہ قوم کو فخر ہو۔ انشاءاللہ سر، ہم سب کو فخر ہو انشاءاللہ سر۔ آپ اور انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں تو وہ یہ کہیں کہ ہاں جی کمال کا یہ ڈیش بورڈ ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ سر، آپ جب آپ کریں گے تو نیکسٹ ٹائم جب ہوگا تو آپ کلک کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گی پوری چیز۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ درست اعداد و شمار سے ہی مؤثر فیصلے اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مربوط کاوشیں ممکن بنائی جا سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق کا کہنا تھا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے ڈیش بورڈ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وفاقی وزیر غذائی تحفظ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے بتایا کہ متاثرین کو خوراک، صحت کی سہولیات اور شیلٹر کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نو کے کاموں پر مختلف حکام کی طرف سے بریفنگ میں بتایا گیا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں سے نکاسی آب کے لیے 2 سے 3 ہفتے مزید لگیں گے۔ سیلابی پانی اترنے سے ہی متاثرہ علاقوں میں گندم کی کاشت ممکن ہو سکے گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں ذرائع مواصلات بحال کر دیے گئے ہیں۔ سکھر حیدرآباد شاہراہ کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ محمد امید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ تازہ اعداد و شمار کی روشنی میں پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر قابو پانے کے لیے حکومت پاکستان
और अक़वाम मुत्तहिदा आज मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने की फ्लैश अपील जारी कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जेनीवा और पाकिस्तान से एक साथ जारी होने वाली फ्लैश अपील में नुकसानात से निमटने का ताज़ा प्लान पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान जेनीवा में तकरीब में शरीक होंगी। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक और हिना रब्बानी खर वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ग्रिफ्थ, आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की अपील 5 गुना बढ़ा दी है। आलमी इदारे की जानिब से इमदाद $16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख कर दी गई है। पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर जोलियन हॉर्नेस ने जेनेवा में ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान बदतरीन सैलाब के बाद पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में इजाफे पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब मौत और तबाही की दूसरी लहर में दाखिल हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमने फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की मदद ना की तो बच्चों की बीमारी में इजाफा होगा और ये बहुत खौफनाक होगा। उन्होंने कहा कि मुतासर इलाकों में सेहत, ग़िज़ाइयत और पानी और सफाई के लिए मजीद इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान में बारिश और सैलाब से अब तक तकरीबन 1700 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिसका जिम्मेदार हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा ने मौसमियाती तब्दीली को करार दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से कतर के सफ़ीर शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान बिन फैसल अल सानी ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और कतर के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि उनकी वापसी किसी डील के तहत नहीं हुई है। इमरान खान जानते हैं कि माशी बेहतरी से उसकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान इस वक्त खुद NRO का उम्मीदवार है। इस शख्स ने मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि अमरीकी डॉलर की असल कदर 200 रुपए से नीचे है। डॉलर की कदर असल कीमत पर लाने के लिए जामा हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। इस तरह के अल्फाज और इस तरह की तकारीर ये शो कर रही हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनको खौफ है। मियां नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले उनका जिक्र कर रहे हैं और फिर उसके बाद उनको मेरा तकलीफ़ है, क्योंकि उनको पता है कि शायद माजी की तरह इकॉनमी फिर ठीक हो जाए, और अगर इकॉनमी ठीक होगी तो इंशाअल्लाह इमरान खान के पास पॉलिटिकल समेत जो है स्पेस नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह कि डील और ढील जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के किस्मत में है। वो हमेशा वो डील करके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने डील करके धरना दिया। अगर ये परफॉर्म करते इन तमाम डीलों के बावजूद, यकीन करें कि हम कोई इनको आइनी और कानूनी रास्ता शायद इख्तियार ना करते इनके खिलाफ अदम एतमाद करने का, लेकिन इन्होंने तबाही कर दी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, इन्होंने तबाही कर दी मईशत की, इन्होंने तबाही कर दी हमारी जो नई नस्ल है उसके इखलाक की। आपने 20, 13, 14 में भी देखा 111 इंटरबैंक 114 तक गया आते हुए चंद महीनों में, और पिंडी के एक सियासतदान ने कहा कि अगर ये 100 से नीचे आ जाए मैं सियासत छोड़ दूंगा और मैं असम्बली से इस्तीफा दे दूंगा। अल्लाह का शुक्र है उस वक्त भी है। इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है। मैं अभी फिगर नहीं बताऊंगा और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। नाज़रीन, मुआशी मैदान में इस्तेहकाम का सफर जारी है। आज डॉलर की कदर में लगातार 7वें रोज भी कमी देखी जा रही है। उधर स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़मीर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की? पाकिस्तानी मईशत के लिए खुशखबरियों का सिलसिला जारी है। 7वें रोज लगातार डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है। आज भी डॉलर की जो वैल्यू है उसमें ₹1.99 कमी हुई है और इस वक्त इंटर बैंक में डॉलर $225.40 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो तकरीबन पिछले हफ्ते से जो डॉलर की जो कदर में कमी का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। इसका जो मेन रीज़न वो यही है कि जो इसहाक डार है उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाने का जब फैसला हुआ था तभी से डॉलर की वैल्यू कम होना शुरू हो गई थी, और जब वो वज़ीर ख़जाना बन गए तो जो उन्होंने स्टेप्स लिए तो ये कमी का सिलसिला जो है वो जारी रहा। इस वक्त तकरीबन 7 से 8 सेशंस में डॉलर तकरीबन ₹14 कम हो चुका है। इस ₹14 कमी के बाद पाकिस्तान के ऊपर जो वाजिबुल अदा कर्जे हैं उनके हजम में भी 1400 अरब रुपए से ज़ायद की कमी होगी। दूसरी जानब हमने देखा कि जो स्टॉक है उसमें भी आज तेजी देखी गई और तकरीबन आज सुबह से ही कारोबारी जो दूसरा दिन है हफ्ते का
اس میں اسٹاک جو ہے وہ تقریباً 350 پوائنٹس کا اضافہ اس میں دیکھا جا چکا ہے اور 41,500 پہ وہ ٹریڈ کر رہی ہے. تو یہ دونوں جو اکنامیکل انڈیکیٹرز ہیں ہمارے اس وقت وہ کافی مثبت جا رہے ہیں. بہت شکریہ ضمیر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی اور آئندہ سماعت پر نیب کے گواہان کو طلب کرتے ہوئے کارروائی 25 اکتوبر تک ملتوی کرتی ہے. احتساب عدالت کے جج قمر الزمان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت کی. وزیر اعظم کے وکیل امجد پرویز عدالت کے روبرو پیش ہوئے. شہباز شریف حمزہ شہباز کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ وزیر اعظم کابینہ اجلاس کے باعث عدالت پیش نہیں ہو سکتے، جبکہ حمزہ شہباز کمر درد میں مبتلا ہیں اور ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے، لہٰذا حاضری معافی کی درخواست منظور کی جائے. دوران سماعت نیب نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مستقل حاضری کی درخواست پر جواب جمع کرایا، جس کے بعد عدالت نے شہباز شریف کی مستقل حاضری کی درخواست منظور کر لی اور انہیں عدالت پیشی کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دے دی. عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو بیانات کے لیے طلب کرتے ہوئے کیس پر مزید سماعت 25 اکتوبر تک ملتوی کر دی. رہنما مسلم لیگ نون رانا مشہود نے کہا ہے کہ عمران خان نے ملک میں انتشار کی سیاست کو فروغ دیا. انہوں نے کہا کہ ان کو سائفر سے متعلق جھوٹ بولنے پر سزا ہونی چاہیے. لاہور سیشن کورٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ پنجاب میں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہیں. پنجاب کی موجودہ حکومت کا چہرہ جلد عوام کے سامنے لائیں گے. دنیا کے سربراہان کے ساتھ بیٹھ کے پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات لینے کی بات ہو تو شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز تو اپنا کام کر رہی ہے، اور عمران خان نے پچھلے 10 سال میں کیا کیا؟ جھوٹ کی بنیاد پر ایک ایسی پود کھڑی کی جو سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں سنتی، جو سچ کو سننے کو تیار نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے رہنما پی ٹی آئی فیصل واوڈا کی تاحیات نااہلی سے متعلق مقدمے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی پر تحقیقات کا اختیار حاصل ہے. الیکشن کمیشن کا تاحیات نااہلی کا حکم کالعدم قرار دینے کی صورت میں بھی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن نے فیصل واوڈا کیس میں حقائق کا درست جائزہ لیا. چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمے میں سوال اب صرف یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں. فیصل واوڈا کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل 2018 کے انتخابات میں کامیاب ہوئے. اس کے 2 سال بعد ان کے غلط بیان حلفی کو بنیاد بنا کر ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی. عدالت نے وقت کی قلت کے باعث سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور میڈیا کے نام لکھے گئے خطوط کے ذریعے چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی مہم میں فعال شراکت دار بننے کی دعوت دی ہے. صدر مملکت نے خط میں چھاتی کے کینسر سے متعلق آگاہی مہم میں تعاون کی بھی اپیل کی. خط کے متن میں لکھا گیا ہے کہ آگاہی مہم میں پسماندہ طبقے، سیلاب زدہ علاقوں کے خواتین پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی. پاکستان میں ہر سال چھاتی کے کینسر کے تقریباً 1 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ تاخیر سے تشخیص کے باعث 50% مریض موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. جسمانی معائنہ کرنے اور مرض کی جلد تشخیص سے 98% جانیں بچائی جا سکتی ہیں. خط میں مزید کہا گیا ہے کہ بیگم سمینہ عارف علوی گزشتہ 4 سالوں سے بیسٹ کینسر آگاہی مہم کی قیادت کر رہی ہیں. 4 سالہ آگاہی مہم کے نتیجے میں ہسپتالوں میں چھاتی کے کینسر کے کیسز کی رپورٹنگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. صدر مملکت نے خط میں گزشتہ 4 سالوں کے دوران میڈیا کے مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آگاہی مہم کی کامیابی میڈیا کے قابل قدر تعاون و شراکت کے بغیر ممکن نہ تھی. خط میں صدر مملکت نے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ میڈیا اس سال بھی آگاہی مہم میں اپنا فعال کردار ادا کرتے ہوئے خواتین کو نیوز بلیٹن، خصوصی رپورٹس، ڈراموں، مارننگ شوز، مضامین، کالم اور اداریوں کے ذریعے بریسٹ کینسر کے بارے میں آگاہی فراہم کرے. بات کرتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے. پنجاب میں ڈینگی کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. اسی پر مزید بات کرتے ہیں. لاہور سے ہمارے نمائندے نوید حیات ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نوید، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے اس وقت پنجاب میں ڈینگی کیسز کو لے کے؟ پنجاب حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث لاہور میں ایک بار پھر جو ہے وہ ڈینگی جو ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے، اور لاہور میں کیسز کی جو تعداد میں اضافہ جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ زیادہ
ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के केसेस की, तो महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है रावलपिंडी में 74, लाहौर से 68 और जबकि गुजरांवाला से 17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर इन टोटल केसेस की बात की जाए तो सुबह भर से 193 डेंगू के जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा जो है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गुजरात, कसूर, ननकाना साहब और बिहारी चकवात और लिया से जो है वो एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। अगर बात की जाए ज़ेरे इलाज इन मरीज़ों की, तो लाहौर समेत सूबे भर के जो अस्पतालों में 893 मरीज़ जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं, जबकि लाहौर के अस्पताल में जो मुख्तलिफ अस्पताल हैं वहाँ पर 250 मरीज़ जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। इन केसेस में जो डेंगू के केसेस हैं इनमें इजाफे की जो वजह है वो लाजमी की अफजाइश पर जो है बर वक्त जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और दूसरा मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर जैसे कि गुज़श्ता हुकूमत जो PMLN का टर्न्योर था तो उसमें मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे किए जाते थे ताकि इसकी अफजाइश को जो है वो बर वक्त जो है वो ख़त्म किया जा सके। ताहम मौजूदा गवर्नमेंट इस वक्त जो है मुख्तलिफ इलाकों में ना ही बर वक्त तौर पर स्प्रे किया जा रहा है, जिसकी वजह से डेंगू के मरीज़ जो हैं वो दिन ब दिन वो इजाफा होता जा रहा है। शुक्रिया नवीद हयात, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, मुल्तान में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नेशनल हस्पताल मुल्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 15 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी बारे में बात करते हैं मुल्तान में हमारे नुमाइंदे ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। जी कलीम, बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल है? आपने बताया कि हमारे नाजरीन जो हैं उनकी आगाही के लिए कि आज नेशनल अस्पताल मुल्तान जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें आज डेंगू के 15 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। बतदरीज जो है जनूबी पंजाब में डेंगू वायरस और उसके मरीज़ों में जो है वो इजाफा हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त तक काबिल इत्मीनान बात यह है कि डेंगू की सूरत हाल कंट्रोल्ड है। इंतज़ामात हॉस्पिटल्स में इतने हैं और उनसे बहुत कम मरीज़ हैं। जो इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मुल्तान डिवीज़न, बहावलपुर डिवीज़न और DG खान डिवीज़न में कंफर्म मरीज़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 24 मरीज़ हैं पूरे जनूबी पंजाब में जो कंफर्म हैं डेंगू के। और जो सस्पेक्टेड हैं या जो प्रोबेबली हो सकते हैं, जिनके कुछ गए हुए हैं डेंगू के टेस्ट होने या जिनको लाया गया है बुखार या अलामात की सूरत में, वो तकरीबन 400 के करीब हैं। 396 मरीज़ हैं जो टोटल जो है इस वक्त जनूबी पंजाब में हॉस्पिटल से एडमिट हैं। एक अच्छा साइन जो है वो ये है कि राजनपुर में, बहावलपुर में, बहावल नगर में या विहाड़ी में एक भी कंफर्म मरीज़ जो है वो डेंगू का इस वक्त नहीं है। इसके अलावा राजनपुर जो है उसमें जो ख़तरा था, क्योंकि वो राजनपुर फ्लड से अफेक्टेड एक एरिया है, उसकी तीनों तहसीलें फ्लड में बुरी तरह डूब गई थी, वहाँ पे अभी तक कंफर्म मरीज़ जो है वो अभी तक सरकारी हॉस्पिटल्स में किसी में रिपोर्ट नहीं हुआ और ना ही हुकूमती एहलकारों तक उसकी कोई रिपोर्ट पहुंची है। DG खान डिवीज़न में एक मरीज़ जो है वो मुश्तबा है और एक मरीज़ जो है वो कंफर्म लाया गया है डेंगू के इलाज के लिए। इसके अलावा गुज़श्ता 24 घंटों में जैसे हम बता रहे हैं कि 15 मरीज़ आए हैं नेशनल हॉस्पिटल में। इसी तरह मुख्तलिफ हॉस्पिटल में रहीम यार खान में, बहावल नगर में 2 से 3 मरीज़ जो हैं वो आज के दिन में रिपोर्ट हुए हैं। और ये ख़बर भी इत्मीनान के वाली है कि इस वक्त तक जनूबी पंजाब में मुल्तान है, DG खान है, बहावलपुर है, राजनपुर है, रहीम यार खान है, बहावल नगर है, चिश्तियाँ है, इन तमाम इलाकों में डेंगू का एक भी काबिल तशवीश मरीज़ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जनूबी पंजाब में डेंगू की वजह से एक भी मरीज़ का इंतकाल नहीं हुआ। तो इस वक्त तक हम कह सकते हैं कि जनूबी पंजाब में डेंगू की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है और जो डेंगू कंट्रोल का प्रोग्राम है वो भी चल रहा है। सरकारी टीमें जो हैं वो घरों में जाके, गलियों में, मोहल्लों में जाके चेकिंग कर रही हैं। किसी हद तक हम कह सकते हैं कि काबिल इत्मीनान है, लेकिन इस पर कंट्रोल बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो केसेस सामने आ रहे हैं इनकी तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये बतदरीज इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद कलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान की सूरत हाल से। अभी रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जहां पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 36 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक जिला तुर्बत में 14 और लसबेला में 22 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में अब तक डेंगू केसेस की तादाद 3617 हो गई है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए अमली इक़दामात जारी है।
इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में 48 हेल्थ कैंप्स का इनेकाद किया गया है, जिनमें टाइफाइड, जल्द की बीमारियों और नमूनिया समेत मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। कैंप्स में मजमूई तौर पर 5602 मरीजों और 5 साल से कम उम्र 1281 बच्चों को तिब्बी इमदाद दी गई। हेल्थ कैंप्स में 470 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे दिए गए और 196 बच्चों को हिफाजती टीके लगाए गए। वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर अमली इक़दामात के लिए कोशां हैं और मुतासरीन सैलाब के लिए दुनिया भर से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तुर्किया से सैलाब मुतासरीन के लिए आज इमदादी सामान लेकर 15वीं परवाज कराची एयरपोर्ट पहुँच गई। यूनिसेफ की जानिब से भी इमदादी सामान की खेप लेकर मजीद एक परवाज की आमद हुई। यूनिसेफ की तरफ से इमदादी सामान लेकर ये चौथी परवाज कराची पहुंची है। सैलाब मुतासरीन के लिए अब तक 135 परवाजें पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में पानी उतर रहा है और लोग घरों को लूट रहे हैं, मगर अब भी कई ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पानी कम नहीं हो रहा और लोग सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में लोगों के घरों को वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसील मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब से, जो जिला मीरपुर खास के इलाके मलूक पहोड़ में मौजूद हैं। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है अली असगर, क्या लोगों की घरों को वापसी का अमल शुरू हो चुका है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलूक पहाड़ के इलाके में। ये इलाका मीरपुर खास ज़िले में आता है और ये हैं वो लोग जो अपने घरों में रहते थे और आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका पूरा घर, इनके पूरे गांव बारिश के पानी में डूबे हुए हैं और ये अब मजबूरी और बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इन सड़कों पर, क्योंकि अभी तक भी इनके इलाकों से पानी उतर नहीं सका है कि ये इलाका इस वक्त भी पानी में डूबा हुआ है और ये खूबसूरत बच्चे और ये नौजवान जो ज़मीनों में काम करते हैं और अपनी फसल उगा के पूरे मुल्क के लोगों को खिलाते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस बात को तो माना गया है और बड़ी तादाद में जो एड है वो इस मुल्क तक पहुंच चुकी है, मगर ये एड भी अभी इसलिए नाकाफ़ी है क्योंकि बेपनाह तबाही हुई है। वफाकी या सूबाई हुकूमत की जानिब से काम किया जा रहा है, मगर वसाइल कम होने के बायस अब भी लाखों लोग सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके इलाकों में आप देख सकते हैं कि पानी नहीं उतर सका है। और ये जो यहाँ पर सोना उगलने वाली फसलें और यहाँ पर सोना उगलने वाली ये ज़मीन है, यहाँ पर कॉटन, गंदम और हर किस्म की फसलें होती हैं जो पूरे मुल्क को सप्लाई की जाती हैं, मगर आज बदकिस्मती से यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और ये मजबूर लोग बेबसी के आलम में सड़कों पर मौजूद हैं। अली असगर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान रेलवे ने कल से लाहौर और कराची के दरमियान अकरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी अपने मुकर्ररा रूट से बहाल करने का फैसला कर लिया है। लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों का औसत दौरानिया तकरीबन 22 घंटे रखा गया है। इन तमाम ट्रेनों को इजाफी कोचेस के साथ चलाया जाएगा। सफरी दौरानिये का जायजा 30 रोज के बाद लिया जाएगा और बतदरीज कम किया जाएगा। पाकिस्तान ने बदनामी ज़मानत तिहाड़ जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह की बिगड़ती सेहत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। भारतीय सफारतकार को बताया गया कि गुर्दे के कैंसर में मुब्तला अल्ताफ अहमद शाह को मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम करने में भारतीय हुकाम की नाकामी इंतहाई मायूस कुन है। भारतीय नाज़िमुल उमूर से मुतालबा किया गया कि अल्ताफ अहमद शाह को फौरी तिब्बी इमदाद के साथ जेल से रिहा किया जाए। तर्जुमान ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए फर्जी मुकदमात में कश्मीरी अवाम के हकीकी नुमाइंदों को निशाना बनाने से बाज रहे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के खिलाफ 5 अक्टूबर को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। KMS के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है, जबकि दीगर हुर्रियत तंजीमों ने इसकी हिमायत की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि भारत सड़कों या नाम नहाद तरक्याती मनसूबों के ऐलान के जरिए कश्मीरी आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बल्कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा तनाज़े कश्मीर का उसके तारीखी पस मंज़र में हल चाहते हैं। बयान में वाज़ेह किया गया है कि RSS की हिमायत याफ्ता फ़िस्ताई मोदी हुकूमत ने मकबूजा इलाके में दहशत
गर्दी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने खबरदार किया कि जनूबी एशिया के 1.5 अरब लोगों का मुस्तकबिल तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल से वाबस्ता है। भारतीय फौज, पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के नाम पर सख्त पाबंदियों और तलाशियों की कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। शाहराहों और अहम राब्ता सड़कों पर फौज की इजाफी नफरी तैनात है, जबकि श्रीनगर, बारामूला और राजौरी में चौकियां कायम की गई हैं, जिससे कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी 40, नूरपुर थल और जोहराबाद में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 33, लाहौर 35, कराची 34, पेशावर 36, कोयटा 31, गिलगित 26, मुजफ्फराबाद 35, मरी 23, दीर 29, चित्राल 23, रावलाकोट 25, मारम जब्बा 19, फैसलाबाद 37, मुल्तान 36, सरगोदा 37, श्रीनगर 27, जबू 34, लह 18, पुलवामा 22, अनंतनाग 23, शोपियां 20 और बारामूला में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।